हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 8th नवंबर। तो 8th नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं उन्हें हम एनालाइज करेंगे इन डिटेल विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। ओके, तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आज का ये डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे हो टेलीग्राम पे हमारा ये चैनल है आई श्योर शॉट बाय मयूरी भागवानी। इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे मैं लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करती हूँ। पीडीएफ पोस्ट करने का एक फिक्स्ड टाइम रखा गया है 5 PM। तो सभी लोग ये चीज़ समझ लो कि 5 PM पर ये पीडीएफ पोस्ट होगी। जैसे कि आज का 8th नवंबर का जो भी पीडीएफ है वो आज 5 PM पे पोस्ट हो जाएगा हमारे चैनल पे। ओके, आगे बात करते हैं। आप मेल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। Only 202 days are left for UPSC prelims, so if you are not up to the mark, please buck up. Okay, आगे बात करते हैं today's pinch of positivity की। तो देखो, ये एक मूवी का डायलॉग है, you can't depend on anyone. Sooner or later you need to learn that no one else is going to take care of you. कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, अल्टीमेटली कोई भी आपके सुख और दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। whoever it is you। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लो और किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो अपनी हैप्पीनेस, अपने जॉयज, अपने सॉरोज के लिए। ठीक है, तो अपना ड्रीम आपको खुद ही पूरा करना है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। पहला आज का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहोल्ड्स द ईडब्ल्यूएस कोटा। तो देखो, हमारे जो सीजीआई हैं यूयू ललित जी, यूयू ललित जी जो हैं, ये इन्होंने अपना एक बहुत मेजर डिसीजन इनके टेन्योर में हुआ है। ठीक है, एक बहुत मेजर इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है इन्हीं के टेन्योर में। लेकिन एक आप सोचोगे, एक सरप्राइजिंग चीज ये है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा वाला जो इशू था, बेसिकली क्या है बताऊंगी। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाला क्वेश्चन था, इसको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि 5 जजेस की बेंच होगी है। ओके, इस 5 जजेस की बेंच में जो यूयू ललित जी हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया, यानी कि हमारे सीजीआई ने जो डिसीजन दिया है वो माइनॉरिटी डिसीजन है। और बाकी जजेस ने जो डिसीजन दिया वो मेजॉरिटी यहाँ पे जजमेंट है। और ओवरऑल यहाँ पे जजमेंट ये आया है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो देखो भाई, ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। ठीक है, इसमें आप जुडिशरी से इसको कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नेंस से कनेक्ट कर सकते हो, पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ देखो हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है कि पहले मैं समझाती हूँ कि ये ईडब्ल्यूएस क्या है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेकर आई, एक 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला कि भाई रिजर्वेशन मिलेगा। किसको मिलेगा रिजर्वेशन? जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी में वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको भी हम रिजर्वेशन देंगे। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास को मिलता था। ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं मिलता था। जनरल कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा, ये कहा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। ठीक है, और इसके लिए ये रिजर्वेशन कितना होगा? 10% रिजर्वेशन मिलेगा इन द गवर्नमेंट जॉब एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये कहा गया। इसको दोनों हाउसेज ने पास भी किया। ठीक है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया और दोनों हाउसेज ने पास भी किया। इन्होंने बोला, कैबिनेट ने बोला कि जो 50% रिजर्वेशन अभी एग्जिस्ट करता है ना एससी एसटी ओबीसी के लिए, अभी क्या होता है, जैसे मान लो 100 सीट्स है तो 100 में से 50 सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई जो ये 50% है रिजर्वेशन, इसके ऊपर 10% और रिजर्वेशन आएगा जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आएगा जो इससे बिलोंग नहीं करता एस सी एस टी ओबीसी से। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 60% रिजर्वेशन हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने ये बिल पास करी। ओके, ये बिल एग्जीक्यूशन में आई और यहाँ पे दो आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुआ। एक था आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6। 15 वाला जो है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, कि एजुकेशन में यहाँ पे सभी में इक्वालिटी होनी चाहिए। और इसी में आगे जाते हो इसी आर्टिकल में तो 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है कि जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन होगा, विमेन के लिए कुछ रिजर्वेशन होगा, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, तो 15 क्लॉज 6 भी ऐड किया गया कि भाई ये सब तो ठीक है, 15 क्लॉज 4 5 वैसे
रिजर्वेशन की बात कर रहा है ना, 15 क्लॉज 6 भी रिजर्वेशन की बात करेगा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वैसे ही 16 क्लॉज 6 भी ऐड हुआ। 16 आर्टिकल नंबर 16 बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन ऐड किया गया कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। ओके। और इसी के साथ ही अनाउंसमेंट्स की गई कि 10% रिजर्वेशन अब यहाँ पे लागू होगा सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट्स चाहें तो स्टेट्स भी अपने अपने लॉज बना सकती हैं अकॉर्डिंगली इस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था ईडब्ल्यूएस के लिए? क्राइटेरिया ये रखा गया कि पहली चीज तो आपको जनरल कैटेगरी से होना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आना पड़ेगा, यानी कि आप एस सी एस टी ओबीसी से नहीं हो सकते हो, ठीक है। जनरल कैटेगरी से आप इकोनॉमिकली वीकर रहो। इसके अलावा 8 लाख से कम अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 8 लाख से ज्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, एनुअल इनकम। ओके। और दूसरी चीज ये कि आपकी जो फैमिली लैंड है वो फैमिली लैंड 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप 5 एकड़ से ज्यादा लैंड नहीं ओन करने चाहिए हो। और इसके अलावा जो रेसिडेंशियल एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये तो बात हुई कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अब देखो ये ईडब्ल्यूएस के ऊपर इतना मुद्दा क्यों चल रहा था, ये क्या है बेसिकली, इतना इशू क्यों चल रहा था? तो इशू, पहला इशू ये था ईडब्ल्यूएस के ऊपर कि भाई ये जो ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है, ठीक है, ये जो ईडब्ल्यूएस लाया गया है रिजर्वेशन, ये जो है इंदिरा साहनी केस के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस जो था 1992 का, ये इंदिरा साहनी जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस तो इसके आगे, इसके बियॉन्ड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 60% रिजर्वेशन हो जाता है, तो लोगों का कहना था कि ये इसीलिए इनवैलिड है। दूसरी चीज यहाँ पे ये कही जा रही थी कि ये 8 लाख की जो बात कर रहे हैं, 8 लाख का जो थ्रेशोल्ड, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन थे। तीसरी चीज थी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कैसे वायलेट करता है कि यहाँ पे जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके ऊपर ये रिजर्वेशन लग रहा है 10%, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ इश्यूज, जैसे देखो और क्या थे, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इंदिरा साहनी जजमेंट वाले केस को यहाँ पे वायलेट किया, ये कहा जा रहा था। क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा था कि सोशली बैकवर्ड होने पर आप रिजर्वेशन दीजिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये तो पूरा इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन है। ठीक है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे वायलेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ओबीसी एससी एसटी की बात थी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की कहीं बात ही नहीं थी। ओके। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि ये जो है इक्वालिटी कोड के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट ये जा रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है। ठीक है। इसके साथ 50% लिमिट को ये वायलेट कर रहा है, 10% और ऐड कर रहा है रिजर्वेशन के ऊपर। और साथ में बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ऐसे कर रहा है कि जो प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उनको भी ईडब्ल्यूएस कोटा अब रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसके ऊपर बात चल रही थी। ओके। और इन्हीं इश्यूज को रिजोल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 3:2 मेजोरिटी में। यानी कि 3 लोगों ने बोला, 3 जजेस ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में कोई इशू नहीं है। 2 जजेस ने बोला कि ये इशू जो है, ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो अल्टीमेटली आप देखोगे तो मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया है ये जजमेंट। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, जैसे पहला जो हमारा इशू था कि ये जो है ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर ही बेस्ड है, तो इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट करता है। मेजॉरिटी व्यू ये रहा है कि रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो दिया गया है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन होता है। अफर्मेटिव एक्शन यानी कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक्शन होता है, यानी कि आप यहाँ पे इक्वालिटी ही स्टैब्लिश करना चाह रहे हो इस रिजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, जो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आगे आने की। तो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी व्यू ये था कि रिजर्वेशन एक पावरफुल टूल है। अगर हम इसको इकोनॉमिक बेसिस पे भी परमिट कर देंगे तो कल को इसके अलग अलग 10 डायमेंशन और आ जाएंगे, और ये डिसेबिलिटी को बढ़ा देगा, इगैलिटेरियन बनाने की जगह डिसेबिलिटी को बढ़ा देगा। ओके। लेकिन मेजोरिटी व्यू के हिसाब से हमको चलना है, तो ये जो है ये ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इगैलिटेरियन सोसाइटी को
परमिट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। ओके, सेकंड इशू था कि 50% सीलिंग जो है रिजर्वेशन की वो वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे मेजोरिटी जजेस ने बोला है कि ये कोई वायलेट नहीं हो रही है, ब्रीच नहीं हो रही, क्योंकि वो 50% लिमिट जो थी ना वो SC ST OBC और सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए थी। ये 10% तो अलग है ना, ये EWS के लिए है, तो ये 50% वो अलग है, 10% ये अलग है, इनका ये कहना है, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी व्यू ये था कि इससे क्या होगा, इससे ब्रीच हो रहा है और इससे आगे आने वाले और भी इंफ्रैक्शंस के लिए एक जगह बन जाती है, गेट वे बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो आर्ग्यूमेंट है ना जजेस के वो याद रखने हैं, इसको कहीं नोट कर लेना, या आप अपने मेंस के आंसर्स में बहुत अच्छी तरह से कोट कर सकते हो। तो कुल मिला के डिसीजन ये निकला है कि EWS जो कोटा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे भी आप रिजर्वेशन दे सकते हो और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा इशू है COP27 के बारे में। ये COP27 क्या है? देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है 27 नंबर की। आपको पता होगा कि UN क्या है, यूनाइटेड नेशंस, इसी में एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये जो बॉडी है ये काम करती है क्लाइमेट चेंज को रोकने का, ठीक है। और इसी के लिए यहाँ पे हर साल यहाँ एक मीटिंग होती है, इस मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप, ओके। और इस बार 27 नंबर की मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है? इजिप्ट में ये मीटिंग हो रही है, ओके। इजिप्ट में मीटिंग ये हो रही है, और ये मीटिंग में जो मिस्टर गुतरेस हैं, जो UN के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि भाई देखो, ह्यूमैनिटी के पास दो ही चॉइसेस बची हैं, ह्यूमैनिटी हैज अ चॉइस, कोऑपरेट और पेरिश। या तो आप साथ में मिलकर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ो, या तो फिर खत्म हो जाओ, पेरिश हो जाओ, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि शर्मल शेख में जो ये, शर्मल शेख बेसिकली सिटी का नाम है इजिप्ट में, याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में मैच करने को, ओके। तो शर्मल शेख है लोकेटेड इजिप्ट में, क्यों न्यूज में? क्योंकि COP27 यहीं पे हुई है। तो यहाँ पे UN के सेक्रेटरी जनरल का कहना ये था कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे US, चाइना, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस क्लाइमेट चेंज को रोकने की, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हुई कि फॉसिल फ्यूल्स को रोकना चाहिए, पुअरेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्रीज को भी यहाँ पे अपना जो फॉसिल फ्यूल वो यूज कर रहे हैं उससे ट्रांजिशन करना चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ, ओके। इसमें ओपेक कंट्रीज जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उन्होंने बोला भाई हम तब तक फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करना नहीं रोकेंगे जब तक इसकी नीड है। हर किसी ने अपना अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, ठीक है। इसके अलावा UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने ये भी कहा कि दैट वी आर ऑन अ हाईवे टू क्लाइमेट हेल, हम यहाँ पे क्लाइमेट हेल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी चीज यहाँ पे कही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तरह से एक्शन अराउज करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि जो हमने पेरिस क्लाइमेट डील में ये अपने सामने टारगेट रखा था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर राइज को रोकेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल है अगर हम नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव नहीं करते हैं तो नेट जीरो एमिशन क्या है? नेट जीरो एमिशन ये है कि CO2 आप जितना एमिट करते हो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, जितना भी आप जो CO2 है वो एमिट करते हो एटमॉस्फेयर में, उतने ही आपके पास कार्बन सिंक हो, यानी कि आपके पास उतना फॉरेस्ट, उतना ओशन हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जितना रिलीज हुआ है ना एटमॉस्फेयर में उतना फिर से अब्जॉर्ब हो जाए, ओके। तो इसको बोलेंगे नेट जीरो एमिशन। ये नेट जीरो एमिशन हमको पहुंचना है पूरे वर्ल्ड को बाय 2050, ठीक है। 2050 तक हमको यहाँ पहुंचना है, अदरवाइज ये जो टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ओके। अब देखो, स्टडीज तो बहुत सारी आती हैं, ठीक है। एक स्टडी बीच में आई थी, IPCC और लैंसेट वगैरह की थी, जिसमें ये बोला गया कि भाई ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तो छोड़ ही दो, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस पे भी आप टेम्परेचर रोकना चाहते हो ना, तो सिर्फ 2030 तक का समय है। अगर 2030 तक हमने नेट जीरो एमिशन नहीं पहुंचे या हमने अपने मेजर चेंजेस नहीं करे, तो हम ये 2 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर राइज को नहीं रोक पाएंगे। एक आपको सुना होगा आपने, ओबामा जी का, एक बराक ओबामा का एक कोट है। कोट ये है कि आवर जनरेशन इज द ओनली जनरेशन टू फील द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमारी पहली जनरेशन है जिसने क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फील करना शुरू किया है, एंड आवर जनरेशन इज द लास्ट जनरेशन हु कैन डू समथिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम इकलौती ऐसी जनरेशन है, और हम ही पहली जनरेशन है जिसने अभी तक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देखे हैं। आने वाली जनरेशन सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट देख पाएंगी, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, ओके। तो ये जो कोट्स है आप यूज कर सकते हो अपने एसेज में। नाउ देखो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट के लिए। तो एक हमने नेशनल अडाप्टेशन
फंड बनाया है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। 2015 में ये फंड बनाया गया था। बेसिकली ये फंड था कि जो भी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज इसको झेल रही हैं, उनको कुछ फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। एक क्लीन एनर्जी फंड भी बनाया हमने, ठीक है। इसमें बेसिकली कार्बन टैक्स के थ्रू ये फंड बनाया गया था, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो कोल को यूज कर रही है उनको कुछ टैक्स भरना पड़ेगा, और इस टैक्स के थ्रू यहाँ पे क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी, इसलिए क्लीन एनर्जी फंड इसको कहा जा रहा है। ये इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप था जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी हेड कर रहे थे, ओके। और क्लीन एनर्जी बनाने के लिए ये पूरा फंड बनाया गया था। इसके अलावा एक नेशनल अडाप्टेशन फंड है, 2014 में इसको बनाया गया था, और बेसिकली यहाँ पे 100 करोड़ का कॉर्पस होना था। ये जो था, ये जो गैप है हमारे इसमें ब्रिज करने की, गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई थी, कि हमें जितनी ज़रूरत है और जो फंड अवेलेबल है उसको ब्रिज करना था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता था, ठीक है, नेशनल अडाप्टेशन फंड। देन देखो यूएनएफसीसी की बात कर लेते हैं, जिनकी ये कॉप मीटिंग हुई है। तो ये यूएनएफसीसी जो है ये 1992 में साइन हुई थी। बेसिकली ट्रीटी है, कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ये। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इधर ये साइन हुआ था। इसको शॉर्ट फॉर्म में रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। अर्थ समिट या रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है, और इसीलिए इसको रियो अर्थ समिट कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन हुई थी, ठीक है, जैसे कि एक तो यूएनएफसीसी थी, इसके अलावा एक थी सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ये था। इसके अलावा एक था ये डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, इसके लिए एक था, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ऊपर यूएनएफसीसी के ऊपर और डिजर्टिफिकेशन को रोकने के ऊपर यहाँ पे 3 कन्वेंशन थे जिसको इंडिया ने साइन किया है, ओके। इसके अलावा यूएनएफसीसी जो था ये बेसिकली 1992 में साइन तो हो गया था, लेकिन ये फोर्स में 1994 में आया। इसी के अंतर्गत कई सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज आई हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट जो आया 2015 में, जिसको यूएनएफसीसी के ही कॉप 21 में साइन किया गया था, ठीक है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हमको टेम्परेचर राइज को रोकना है। ये पेरिस एग्रीमेंट का पेरेंट ट्रीटी यूएनएफसीसी ही है। इसके अलावा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, इसकी भी पेरेंट ट्रीटी यूएनएफसीसी ही है, ओके। अच्छा, इसके सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? ये बॉन जर्मनी में लोकेटेड है, ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ओके। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। ये जो है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ये जीएस पेपर 2 से आप कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन से, ओके। बेसिकली ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है? ब्लैक सी आप सभी को पता है ब्लैक सी क्या है। ब्लैक सी जो है रशिया यूक्रेन के नीचे आती है, और रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है। और इसीलिए रशिया और यूक्रेन जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, स्पेशली यूक्रेन जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, फूड ग्रेन्स का, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा फूड ग्रेन्स को, ठीक है। और ब्लैक सी के थ्रू पहले ये फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सपोर्ट होते थे, अब नहीं कर पा रहा। इस चक्कर में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई है, सप्लाई बहुत कम हो गया है। सप्लाई के कम हो जाने के कारण जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो फूड प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, और इसी को रिजॉल्व करने के लिए ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डील हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये डील ऐसी है कि रशिया और यूक्रेन जो है वो आपस में जितना भी लड़ें, वॉर करना है करें, लेकिन ब्लैक सी में कुछ पोर्ट्स हैं यूक्रेन के, उसे खाली छोड़ दिया जाए। उस यूक्रेन के उन पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे यूक्रेन अपना जो गुड्स हैं, ये फूड ग्रेन है, इनको एक्सपोर्ट कर सके, ओके। ये ट्रीटी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इसके थ्रू ग्लोबल फूड चेन सप्लाईज को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और जो फूड प्राइसेस अभी बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये ट्रीटी किसने ब्रोकर कराई है? तो यहाँ पे टर्की एक तो है, और साथ में यूएन है। ये दो जो एंटिटीज हैं, इन्होंने यहाँ पे इसकी ब्रोकरिंग कराई है, यानी कि मीडिएशन किया है रशिया और यूक्रेन के बीच में, कि भाई तुम फूड ग्रेन्स को मत रोको, फूड ग्रेन्स आने दो, क्योंकि ये आप दोनों की कंट्रीज को तो अफेक्ट कर ही रहा है, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है। तो ब्लैक सी ग्रेन डील ये है, ठीक है। और इनिशियली ये ब्लैक सी ग्रेन डील जो आई थी 120 डेज के लिए आई थी। इसमें रशिया जो था इसको डिसाइड करना था कि इसको सस्पेंड करेगा, कंटिन्यू करेगा। अभी इसके ऊपर ही बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू फूड प्राइसेस को कम करने की कोशिश हो रही है पूरे वर्ल्ड में। बेसिकली कोशिश ये हो रही है कि यूक्रेन, जो कि जिसको वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, वो अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। और यूएन और टर्की ने इसको
यहाँ पे इनिशिएट किया था। बेसिकली यहाँ पे बात ये हुई है कि 120 डेज के लिए ये इनिशिएट किया गया था, नवंबर में ये डील खत्म होनी है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये फिर से शुरू होती कि नहीं, लेकिन इसमें होना ये था कि सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स को, जिसके थ्रू यूक्रेन अपने जो एक्सपोर्ट्स है वो कर सके बिल्कुल शांति से, बिना किसी बमबारी के डर के। ओके, तो यहाँ पे तीन पोर्ट्स हैं, कॉर्नोमोस्क, ओडेसा और यूजनी। ओके, इन तीन पोर्ट्स को खाली किया गया है रशिया के द्वारा, कि रशिया ने बोला है ठीक है हम यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपने फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए काम किया गया है। और यूक्रेन आपको पता है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट, मेज, रेप सीड, सनफ्लावर ऑयल, इन सब का। ओके, और ब्लैक सी एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन चीज़ों को, ये जो सारी चीज़ें फूड ग्रेन बन रहे हैं यूक्रेन में, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो रशिया यूरोप को तो एक्सपोर्ट करता ही है, साथ में एशिया, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज तक ये एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें याद रखना कि ये जो 75% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मोस्टली इसका जो रूट है वो डिस्टर्ब हो गया था, और इसीलिए फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे। ओके, अच्छा क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 10 मिलियन टन से ज्यादा का जो ग्रेन है वो शिपिंग उसकी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जो प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा था, प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे, और अब जो है ये प्राइस इंडेक्स कम होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 44% शिपमेंट है, जिसमें कॉर्न, व्हीट, रेपसीड वगैरह ये सब चीजें हैं, ये हाई इनकम कंट्रीज को जाएगा। नीदरलैंड जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, ये हाई इनकम कंट्रीज को जाता है 44% एक्सपोर्ट यूक्रेन का। 28% जो एक्सपोर्ट है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को जाता है, और 27% जो एक्सपोर्ट है वो जाता है अपर मिडिल क्लास, मिडिल इनकम कंट्रीज को। ओके, अच्छा अगर ये डील सस्पेंड हो जाती तो क्या होता? यही होता कि यहाँ पे अगर डील सस्पेंड हो गई तो प्राइस प्रेशर अगेन बढ़ जाते, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। ओके, और अभी जो है डोमेस्टिक चैलेंजेस यहाँ पे हैं, लेकिन क्योंकि ये ब्लैक जो डील हुई है, ब्लैक ग्रीन डील हुई है, ब्लैक सी ग्रीन डील, इसके कारण यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, जिनको हमें सही समय पर सही तरीके से यूज करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो देखो ये यहाँ पे देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन और टर्की ने इसको यहाँ पे इस डील को ब्रोकर किया है। सेफ ह्यूमैनिटेरियन और मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स के लिए, फूड प्राइसेस को टैकल करने की कोशिश है। ये सब हो रहा है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, रशिया, टर्की, यूक्रेन, यूएन, इन चारों के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में तो ये डील है, टर्की और यूएन ने इसको ब्रोकरेज कराया, तो जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर ये बना है। ओके, अच्छा इसके अलावा जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं इसमें, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, इंस्पेक्शन होगा, सेफ पैसेज इनको दिया जाएगा, ये सब इसकी बात हुई है। ओके, अच्छा सिग्निफिकेंस ये है कि लगभग 10 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स जो है उसकी शिपिंग हो पाएगी, होर्डिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्रोल हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप ये मैप, यूक्रेन ग्रेन कॉरिडोर, तो ये यूक्रेन के कुछ पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसको अभी रशिया ने कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ से ये ब्लैक सी के थ्रू यहाँ पे ये एक पैसेज दिया जाएगा इन शिप्स को, सो दैट फूड क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो सके। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंतर्गत ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लाया गया है, जिसमें अभी तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसका? यूएन का है, जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो भी नीडेड कंट्रीज होती हैं उन तक ये फूड ग्रेन्स पहुंचाए जाते हैं। तो कई सारी शिप्स अभी तक निकल चुकी हैं, वेसल्स निकल चुकी हैं ये फूड क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इशू हमारा आता है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, अगेन एनपीआर के बारे में, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में। सेंटर ने बोला है कि एनपीआर को अपडेट करने का समय आ गया है, कुछ चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट करने, क्योंकि लोगों का बर्थ हुआ है, डेथ हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, तो पॉपुलेशन रजिस्टर चेंज करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता क्या है। तो बेसिकली देखो ये एक रजिस्टर है, एक लिस्ट है, ठीक है, किसकी? जो हमारे देश में रेसिडेंट है, रेसिडेंट्स ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की ये लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस होता है। सिटीजन वो होता है जिसके पास सिटीजनशिप है, रेसिडेंट कोई फॉरेनर भी हो सकता है जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की ये लिस्ट है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको अभी अपडेट करने की बात हो रही है। ओके, याद रखना एनपीआर जो है ये सिटीजनशिप का इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ रेसिडेंटशिप का इंडिकेटर है। ओके, ऑलराइट, तो अभी देखो बात ये हो रही है कि सेंटर ने बोला कि इसको हमको अमेंड करना है, इसको हमें अपडेट करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी बर्थ हुआ है, डेथ हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, तो डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसीलिए होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हमें इसको अपडेट करने की जरूरत है।
तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सबसे पहले आया था 2010 में, ठीक है। इसको अपडेट किया गया था फिर 2015 में भी। और इसके साथ यहाँ पे जितने भी यूजुअल रेसिडेंट्स हैं कंट्री के, उन सभी ने अपनी अपनी जानकारी इसमें भरी थी। ओके, इसके साथ अभी एनपीआर जो है इसको प्रिपेयर किया गया था अंडर सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003 एंड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ओके, अच्छा, इसके अलावा याद रखना कि ये अपडेट करने की बात क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस तब से लेके आज तक हुए हैं। बात करें आगे तो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की भी बात हो रही है। अब देखो ये जो सेंटर ने अपना नोटिफिकेशन निकाला कि एनपीआर को यहाँ पे अपडेट करना है, लेकिन इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कोई बात नहीं हुई है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप सभी को याद होगा 2019 में पास हुआ था। इसमें ये कहा गया कि 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो है, जिसमें हिंदू आते हैं, हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, पंजाबी आते हैं, ठीक है, सिख, पारसी, ये सब जो आते हैं, ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो है, इनको 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को यहाँ पे अलाउ किया गया था बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कि वो इंडिया में आ सकते हैं। ओके, और इंडिया में आके रिसाइड कर सकते हैं, इनको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दी जाएगी। ओके, तो बेसिकली ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर विरोध जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो बेसिकली मैं एनपीआर के बारे में आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। एनपीआर और सेंसस में एक डिफरेंस है। सेंसस में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का ही डाटा लेते हैं, और एनपीआर में भी पॉपुलेशन का ही डाटा लेते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत होता है कंट्रोल, और एनपीआर जो है दैट गेट्स पावर अंडर सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003। पर्पस यहाँ पे सेंसस का यह है कि प्रॉपर असेसमेंट हो सके, पॉपुलेशन का प्लानिंग हो सके, पॉलिसी मेकिंग हो सके। लेकिन यहाँ पे पर्पस है एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ इंडियन सिटीजन क्रिएट करना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नेशनल रजिस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे देश में रेसिडेंट हैं उनकी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है, नेशनल रेसिडेंट से रिलेटेड ये चीज है। ओके, अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली जाती है लिटरेसी के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, इनकम के बारे में। लेकिन यहाँ पे एनपीआर में सिर्फ बर्थ डिटेल्स ली जाती हैं, बर्थ डिटेल्स उस पर्सन की, उसके पेरेंट्स की, ये सब। डाटा प्राइवेसी की बात करें तो सेंसस का डाटा एनोनिमस होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, जबकि एनपीआर का डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। पनिशमेंट मिल सकती है आपको एनपीआर के लिए अगर आप अपना डाटा नहीं देते हो तो, लेकिन अगर सेंसस के लिए आप अपना डाटा नहीं देते हो, डिस्क्लोज नहीं करते, तो कोई पनिशमेंट आपको नहीं दी जाती है। ओके, ऑलराइट, अब एनपीआर और एनआरसी इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ये बात करता है हमारे इंडिया में रहने वाले रेसिडेंट्स की, जबकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है ये बात करता है हमारे देश में रहने वाले हमारे सिटीजन्स की। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये बोलता है कि वो लोग जो 6 महीने से ज्यादा से इंडिया में रह रहे हैं और आगे आने वाले 6 महीने में रहने वाले हैं, उन सबका यहाँ पे डाटा लेता है। जबकि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन उन लोगों का डाटा लेता है जो इंडिया के सिटीजन है, 11 साल से कम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, और सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सेंसस 2011 के साथ पहली बार बनाया गया था, ठीक है, और 2015 में इसको अपडेट किया गया। अभी आने वाले नेक्स्ट सेंसस में इसको अपडेट करना था फिर से, लेकिन नेक्स्ट सेंसस तो अभी तक हुआ ही नहीं है कोविड के चक्कर में। जो 2020 में होने वाला था, 2021 में होने वाला था, वो हुआ ही नहीं है, तो अभी तक वो सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन अभी एनपीआर को अपडेट करने की बात हो रही है। सिर्फ आसाम एक ऐसा स्टेट है जो एनपीआर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एनआरसी की बात करें तो 1951 में पहली बार इसको प्रिपेयर किया गया था सेंसस के साथ ही। उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया गया है। सिर्फ आसाम एक ऐसा स्टेट है जहां पे एनआरसी को अपडेट किया गया है, ठीक है। एनपीआर ये सिटीजनशिप एन्यूमरेशन की एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसमें सिटीजन्स नहीं आते, फॉरेनर्स भी आते हैं, ठीक है। एनआरसी जो है ये सिटीजनशिप एन्यूमरेशन की टेक्निक है, इसकी ही मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिटीजन्स का डाटा होता है। एनपीआर जो है ये कंपलसरी है सभी रेसिडेंट्स के लिए कि अपना अपना डाटा वो दें, अपने अपने रजिस्टर करवाएं वो एनपीआर के अंतर्गत। ओके, क्योंकि इसी से इलीगल माइग्रेंट्स जो हमारे देश में हैं उनका पता चलता है, ठीक है, और उनको यहाँ पे रिपाट्रिएशन उनका हो सकता है। एनआरसी जो है बेसिकली सबसेट है एनपीआर का, यानी कि एनपीआर एक बड़ी चीज है, ठीक है, जिसमें आप रेसिडेंट्स का डाटा लेते हो। एनआरसी एक छोटी चीज है जिसमें आप जो सिटीजन है उनका डाटा कलेक्ट करते हो। ओके, तो ये था डिफरेंस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में नेक्स्ट इशू है। इसको आप पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है,
2018 में ये स्कीम आई, ठीक है। बेसिकली पहले क्या होता था कि जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब किसी को इनको डोनेशन देना है तो वो सीधे तरीके से देना था या एनोनिमस तरीके से देना होता था। तो ये पता नहीं चलता था कि किस पार्टी को कितना यहाँ पे डोनेशन मिला है और क्या ये सही तरीके से मिला है, कहीं ब्लैक मनी तो डोनेशन नहीं मिली। तो यहाँ पे ये पता करना होता था। अभी इसको पता करने के लिए अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक स्कीम लाई गई। ये स्कीम जो थी ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये कहा गया कि एक प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि कोई नोटिफाइड बैंक्स को चुना जाएगा, ठीक है। इन नोटिफाइड बैंक से आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। यानी कि ये कुछ नोटिफाइड बैंक होंगे, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी, कुछ बैंक्स को नोटिफाई कर दिया गया। इनसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपको, जैसे मान लो ये एक्स पर्सन है, इसको डोनेट करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पैसा, तो बीजेपी को मान लो इनको डोनेट करना है, तो ये जाके बीजेपी को डायरेक्टली डोनेट नहीं करेंगे, उतने ही पैसे का ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, ओके। और इसके लिए ये चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए, और फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड जाके दे देंगे उस स्पेसिफाइड पार्टी को स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में। उससे क्या होगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको यहाँ पे ये जो पार्टी है उसको मिल गया, ठीक है। बैंक को पता चल गया कि किसने खरीदा, किसको दिया। और जब ये पार्टी सबमिट करेगी इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्टोरल कमीशन के पास ये बॉन्ड सबमिट करेगी, तो इसको समझ में आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन को समझ में आ जाएगा कि पार्टी के पास डोनेशन आया, सही तरीके से आया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये अभी तक क्या होता था कि इसमें प्रॉपर विंडोज पहले से मेंशन हुआ करती थी। अभी चेंज ये किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारे पास ये पावर रहेगी कि हम इस विंडो को एक्सटेंड कर सकें। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 डेज के लिए विंडो एक्सटेंड करी है कि जो भी लोग और चाहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के डोनेशन देना, वो 15 दिन और ये कर सकते हैं। और ये कब कब कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? जब भी किसी स्टेट में पोल्स हैं, जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, तब ये काम किया जा सकता है। तो 15 दिन तक के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे बियॉन्ड, उसके 15 दिन के बियॉन्ड यहाँ पे इसको डाला गया है कि 15 दिन से ज्यादा आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो ये कि ट्रांसपेरेंसी आएगी पॉलिटिकल डोनेशन में, ओके। और इलेक्शन फंडिंग सिस्टम जो है ये ट्रांसपेरेंट बनेगा। दूसरी चीज ये पता चलेगा कि किसको कितनी फंडिंग मिली, कहाँ से मिली, सोर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। चौथी तीसरी चीज ये कि यहाँ पे अगर रिसिपिएंट्स जो हैं, रिसिपिएंट यानी कि कौन सी पार्टी को ये फंडिंग मिल रही है, अब उसका जो नॉन डिस्क्लोजर होता था पहले, अब वो नॉन डिस्क्लोजर तो रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये समझ में आएगा कि लोग जो हैं वो डोनेट कौन सी पार्टी को कर रहे हैं, या एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन को तो समझ में आएगा। और जो भी पर्सन डोनेट कर रहा है उसको उसको एनोनिमस रखा जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कैश सिस्टम से हम मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स चेक सिस्टम या डिजिटल पेमेंट। और 15 डेज की यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 15 डेज में आप ये बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, ओके। सो दैट पैरेलल इकोनॉमी जनरेट ना हो। अब देखो इसमें कुछ इश्यूज थे जो यहाँ पे बताए जा रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ कुछ इश्यूज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया था। जैसे पहली चीज बोली गई कि कौन खरीद रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसके चक्कर में यहाँ पे एनोनिमिसिटी हो रही है बायर्स की। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्कीम एनोनिमिटी के बारे में ही है, कि यहाँ पे जो भी पर्सन डोनेट करना चाहता है किसी एक्स पार्टी को या वाई पार्टी को, उसका नाम एनोनिमस रहे, सिर्फ बैंकिंग चैनल्स को पता हो कि ये कौन उसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इशू लगाया गया, नेक्स्ट इल्जाम लगाया गया कि कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं और इसके कारण क्रोनी कैपिटलिज्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई जो बॉन्ड्स बाय करने का पूरा पूरा जो प्रोसीजर है उसमें आपको केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो जो भी मनी यहाँ पे आएगी वो प्रॉपर एक्सपेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी कंपनी के, तो इसमें कुछ भी छुपा छुपा के नहीं किया जा रहा। तीसरा इशू लग रहा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेज भी इसमें फंडिंग दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो बॉन्ड है ये कोई फॉरेन कॉर्पोरेट हाउस खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए या फिर उन कंपनीज उन एंटिटीज के लिए हैं जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है। चौथी चीज यहाँ पे हुई कि बॉन्ड्स जो यहाँ पे खरीदे जाएंगे, क्या गारंटी कि वो व्हाइट मनी से ही खरीदे जाए? हो सकता है कि इनको रीपर्चेज कर दिया जाए ब्लैक मनी से, यानी कि किसी ए पर्सन ने बॉन्ड खरीदा व्हाइट मनी से और ये व्हाइट मनी में खरीद के बी पर्सन को बेच दिया ब्लैक मनी में, ठीक है। तो इस तरह से भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बॉन्ड्स जो है ये नॉन ट्रेडेबल है, ठीक है, यानी कि इनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, एक पर्सन दूसरे पर्सन को खरीद के नहीं दे सकता। आपने अगर बॉन्ड खरीदा है तो वो सीधे पॉलिटिकल पार्टी के पास ही जाएगा, अदरवाइज अगर आप किसी और को बेचते
बेचते हो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा मैटर था। नेक्स्ट इशू है हमारा एक्स सीजे, यानी कि एक्स चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उनको यहाँ पे लॉ कमीशन का चीफ बनाया गया है। ये इतनी सी न्यूज है बस, लेकिन यहाँ पे लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ कमीशन क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है। और ये जो है ये 1955 में पहली बार बनाई गई थी, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और टेन्योर इसका है 3 साल का। एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को एडवाइस देती है लॉ रिफॉर्म्स को लेकर, लीगल रिफॉर्म्स को लेकर। इसके रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी हैं, बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा पहली लॉ कमीशन अगर आप देखोगे ओवरऑल तो 1834 में बनी थी, ब्रिटिश राज के टाइम पे, ब्रिटिश एरा के टाइम पे, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में पहली बार बनी है। ओके, इसके चेयरमैन तब मैकले थे, ठीक है, 1833 के बाद जो बनी थी उसके चेयरमैन मैकले थे। और इनका काम ये था कि आईपीसी सीआरपीसी जो है उनको कोडिफाई करना। पहले जो थे ये कोडिफाइड फॉर्म में नहीं थे, क्रिमिनल लॉस और सिविल लॉस, इनको कोडिफाई करने का काम किया था पहली लॉ कमीशन ने। ओके, तो याद रखना ये बात। आगे बात करते हैं कंपोजिशन क्या होता है लॉ कमीशन का। तो एक तो इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं और 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा कुछ सेक्रेटरीज होते हैं जो लॉ मिनिस्ट्री की साइड से आते हैं, जो एक्स ऑफिशियो होते हैं। इसके अलावा 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इसको हेड कर सकते हैं लॉ कमीशन को। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा एक एडिटोरियल रिगार्डिंग इंडो पाकिस्तान रिलेशन। ओके, तो आप इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे आईआर वाले टॉपिक से, इंटरनेशनल रिलेशन वाले। कहा क्या गया है, इंडिया पाकिस्तान टाइज जो है वो मिनिमलिस्टिक हो गए हैं। मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन आज के टाइम पे ऐसे हैं जिसमें कोई कुछ मतलब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। काफी साइलेंट से रिलेशनशिप हो गए हैं, कोल्ड साइलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट लगभग ना के बराबर हो गया है। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है इन्होंने काफी सारे ट्रेंड्स देखे हैं बेसिकली। कई बार तो इंटेंस इंगेजमेंट भी देखा है, कई बार हाई वैल्यू टेरर अटैक्स भी देखे हैं, कई बार खतरनाक तरीके से इंडियन रिस्पॉन्सेज देखे हैं, कई बार ब्रेकडाउन देखा है टॉक्स का, कई बार रिजम्पशन देखा है टॉक्स का, और इसी तरह से रिपीटेशन देखा है। जैसे अगर इंटेंस इंगेजमेंट की बात करें तो आपको याद होगा कि मोदी जी जो है उन्होंने अपनी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, ठीक है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो उन्होंने वहां के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया था एज ए गेस्ट, ठीक है। मोदी जी ही थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक सरप्राइज विजिट दी थी, ठीक है। तो इंटेंस इंगेजमेंट का भी हमने दौर देखा है। दूसरा, हमने अपना टेरर अटैक्स का भी एक दौर देखा है। हमारे देश में कितनी बार पाकिस्तान के साइड से टेरर अटैक्स हुए, उसमें पुलवामा का अटैक था, उरी का अटैक था, ठीक है। तो टेरर अटैक्स देखे, इंडियन रिस्पॉन्सेज देखे हैं, हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी है। आपको याद होगा विंग कमांडर अभिनंदन वाला केस, ठीक है। तो हमने अपनी साइड से भी बहुत खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। हमने टॉक्स को टूटते हुए देखा है। जैसे आपको पता होगा सार्क अभी बिल्कुल भी फेड आउट हो चुका है क्योंकि हमने पाकिस्तान से बात करने को मना कर दिया था। तो सार्क के अंदर टॉक्स टूटते हुए देखे हैं और ये रिज्यूम होते हुए भी देखे हैं, जैसे हमने रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखे। ओके, तो ये रिलेशनशिप चेंज होते होते हमने देखे हैं। इसके पीछे ये भी रीजन है कि एक तो पॉलिटिकल विल जो है वो कमजोर है। इसके अलावा बार बार कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है, बायलेटरल कॉन्टैक्ट ऐसा बना है कि ये जो चीज है ये आगे बढ़ नहीं पा रही। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखो और क्या चीजें कही गई है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कर्म भी कुछ ऐसे हैं जिसके कारण ये फ्यूटिलिटी जो है बढ़ती जा रही है और हम अब मिनिमलिस्टिक हो गए हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसके 5 रीजन है क्यों हमने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको मिनिमम कर दिया है विद पाकिस्तान। पहला रीजन है, पहला रीजन ये है कि हमने कई सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है। कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हमने रिजॉल्व नहीं किए हैं। कई सारी पॉलिटिकल इनएबिलिटीज लाई करती हैं पाकिस्तान के एंड पे भी और हमारे एंड पे भी, ठीक है। तो पॉलिटिकल विल की कमी है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमने ये रिकॉग्नाइज किया है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है वो दोनों साइड से होगा, ठीक है। और हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड से हैं। तो हमको ये समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट तो आसानी से बायलेटरल तरीके से रिजॉल्व होने हैं नहीं। तीसरी चीज ये कि न्यू दिल्ली ने ये भी रियलाइज किया है, ठीक है। क्या रियलाइज किया न्यू दिल्ली ने कि यहाँ पे पहले माना जाता था, ट्रेडिशनल लॉजिक ये हुआ करता था कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। पहले हमको पाकिस्तान के साथ रिजॉल्व करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को, फिर हमको दूसरे देशों की तरफ बढ़ना चाहिए, बिगर चैलेंजेस की तरफ बढ़ना चाहिए। हमको ये समझ में आया अगर हम इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे ना तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये आइडियोलॉजी अब छोड़ दी, ठीक है। लास्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, उसके बाद कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है।
फोर्थ रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बार बार बीच में अड़ंगे ला रहा था जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन इंडिया को अब ये रियलाइज हो गया कि जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए हमको कहीं पे भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हम लेकर आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में पीस, और यहाँ पे टेरर अटैक्स कम करवा चुके हैं, तो इसके लिए हम अकेले भी कैपेबल हैं। पांचवा रीजन ये है कि अभी देखो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही प्री ऑक्यूपाइड है बड़े चैलेंजेस से, बड़े जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से। पाकिस्तान अपने ही खुद के बनाए हुए तालिबान लेड अफगानिस्तान से परेशान है, और इंडिया चाइना से परेशान है। तो अभी इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की तरफ ध्यान दे भी नहीं पा रहे। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं इस तरह के मिनिमलिस्टिक अप्रोच के। फीचर्स ये हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड पे जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं, जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मीडिएटर्स हैं, जो आपस में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इन्होंने काफी क्लिनिकल अप्रोच का यूज किया है, हिट एंड ट्रायल वाला। ठीक है। दूसरी चीज ये कि हमारा जो फोकस है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे नहीं है, हमारा फोकस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा है। ठीक है। तीसरी चीज ये कि हमने जो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करे हैं, इसमें हम एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लियर आउटकम्स आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंगेजमेंट, बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले जो न्यू दिल्ली हुआ करता था, यानी कि इंडिया हुआ करता था, वो डील करना चाहता था यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। और हमने कई बार कोशिश करी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हम यहाँ पे डीलिंग करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं। एक साइड पे वहाँ की गवर्नमेंट है और दूसरी पावर उनकी आर्मी के पास है। तो अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, और अब हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आर्मी के साथ डील करते हैं इंस्टीड ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट। ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो ओवरऑल आप देखोगे तो हम विन विन सिचुएशन में हैं, लेकिन ये मिनिमलिस्टिक एंगेजमेंट दूर तक नहीं जाएगा। अगर कोई बड़े लार्ज पॉलिटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसको हम ये मिनिमलिस्टिक अप्रोच से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको अकॉर्डिंगली वे फॉरवर्ड देखने की जरूरत है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करूं तो इसमें कई सारे इश्यूज आते हैं। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। दूसरा सीज फायर्स को लेकर एक इशू है, हमारे बॉर्डर पे सीज फायर को लेकर इशू है। इसके अलावा तीसरा, पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, वो एक बड़ा इशू है। इंडस वाटर ट्रीटी हमारा आपस में एक म्यूचुअल इशू है, और जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वो हैं। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको जानना हो तो आप इस फ्लाइट को देख सकते हो। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। बेसिकली झगड़ा था कि इंडस वाटर को कैसे डिवाइड किया जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लो कर रहा था। तो यहाँ पे ब्रोकरेज किया वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक ने बोला ऐसा करो, इंडिया 3 तुम रिवर्स ले लो, ठीक है, 3 रिवर्स तुम ले लो, और पाकिस्तान 3 रिवर्स तुम ले लो। तो बेसिकली इस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे बनी थी। ओके, तो ये इसके बारे में चाहो तो पढ़ सकते हो इस स्लाइड से। नाउ ये हमारे हो गए आज के आर्टिकल्स। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर यू। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, विच इज अबाउट द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर से देना कमेंट सेक्शन में। कल के जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कल के वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे पिंड मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये आता है मैपिंग से रिलेटेड। इसमें सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि ब्राजील कौन कौन सी कंट्री से सराउंडेड है, ये बताना है। और सेकंड, फाकलैंड आइलैंड जो है वो दो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट है। ओके, ये बताना है। नेक्स्ट आता है सी सैट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। सी सैट का ये क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। बेसिकली क्वेश्चन है कि देर इज अ सर्टेन एवरेज ऑफ 9 इनिंग्स। 10th इनिंग में जो पर्सन है वो 100 रन स्कोर करता है, और इसके कारण उसका एवरेज 8 रन से बढ़ जाता है। तो नया एवरेज क्या है? ठीक है, तो बेसिकली ये एक सी सेट का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट जरूर करना, और तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना, क्योंकि इसी से आपको भी और मुझे भी पता चलेगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कैसी हम मेहनत कर रहे हैं, क्या और मेहनत करने की जरूरत है, क्या सही डायरेक्शन में है, ये सब पता चलेगा। ओके, तो अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब में करना मत भूलना चैनल को, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलना जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ओके, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.